साथियों, एक महिला अचानक लापता हो जाती है। उसके गायब होने से परिवार वाले बेहद परेशान हो जाते हैं। वे उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कहीं भी उसका पता नहीं चलता तो मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच में पता चलता है कि वह महिला एक घर के अंदर जाती हुई जरूर दिखी थी, लेकिन उस घर से बाहर निकलते हुए कोई नहीं देख पाया। पुलिस ने उस घर के हर कोने की गहन तलाशी ली, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अंततः महिला के पति से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ के दौरान पति पुलिस को अपने घर ले जाता है। वह पहले पुलिस को बाथरूम दिखाता है और कहता है यहाँ से वह किचन में गई थी। फिर वह किचन में ले जाकर एक बड़ा सा प्रेशर कुकर दिखाता है और कहता है यहीं से वह बाहर चली गई। पति की यह बात सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि 6 दिनों से उसकी पत्नी लापता है और वह इस स्थिति से बेहद परेशान हो चुका है। जब पुलिस उससे बार बार पूछती है कि वह वास्तव में कहना क्या चाहता है, तो वह एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है 62 घंटे तक मैंने अपनी पत्नी को इस कुकर में पकाया है। इस बात को सुनकर पुलिस अवाक रह जाती है। पुलिस अब इस कुकर और इस रहस्यमय मामले की गहराई से जांच करने लगती है। हालांकि उनके पास महिला के खिलाफ हुए अपराध का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचती है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, वह तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद की है। यह घटना मीर चौक थाना क्षेत्र की न्यूबैक टीचर कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाली एक महिला, जिसका नाम पी वेंकटागिरी नंदयाल है, के जीवन में एक अजीब घटना घटती है। उसकी मां का नाम शुभम्मा है। 16 जनवरी 2025 की सुबह शुभम्मा की अपनी बेटी बी माधवी से फोन पर बातचीत होती है। बातचीत पूरी तरह सामान्य रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि बेटी किसी परेशानी में है। कुछ देर बाद फोन कट जाता है। दोपहर में शुभम्मा अपनी बेटी को दोबारा फोन करती है, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए नंबर बंद है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। वह फिर से फोन लगाती है, लेकिन इस बार भी कोई बात नहीं हो पाती। बार बार फोन न लगने की वजह से शुभम्मा परेशान हो जाती है। उन्होंने अपने पति से कहा, बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिन में कई बार बातचीत होती थी। अब क्या करें? पति ने जवाब दिया, त्योहार का समय है, हो सकता है कि वह कहीं व्यस्त हो। तुम भी बार बार फोन करके परेशान मत करो, थोड़ा इंतजार करो। 16 जनवरी का पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। 17 जनवरी की सुबह शुभम्मा फिर से बेटी को फोन लगाती है, लेकिन नंबर अब भी स्विच ऑफ आता है। दोपहर होती है, शाम हो जाती है, लेकिन बेटी से कोई संपर्क नहीं हो पाता। अब शुभम्मा ने अपने दामाद से बात की। दामाद ने जवाब दिया, हाँ, वह घर पर थी, लेकिन नाराज होकर चली गई है। शायद गुस्से में उसने अपना फोन बंद कर लिया हो। दामाद की यह बात सुनकर शुभम्मा को गहरा आश्चर्य होता है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनकी बेटी, जो भले ही अपने पति से नाराज हो सकती है, लेकिन अपने माता पिता से नाराज कभी नहीं हुई। वह परेशान हो जाती हैं और अपने पति पर दबाव डालती हैं कि अब हमें अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि आखिरकार बेटी कहाँ है और किस हाल में है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे बेटी के घर जाएंगे और उसके पति से बातचीत करेंगे। 18 जनवरी 2025 को माता पिता अपनी बेटी का हालचाल जानने और यह पता लगाने के लिए उसके घर जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। बेटी के घर पहुंचने के बाद वे उसके पति से बात करते हैं। बातचीत के दौरान पति ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चों के बीच पोंगल के त्यौहार को लेकर एक विवाद हुआ था। पोंगल, जिसे साउथ इंडिया में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, एक खास त्यौहार है जो कई दिनों तक चलता है। लोग इस पर्व को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। बातचीत में बेटी के पति, जिसका नाम गुरुमूर्ति है, ने कहा, मेरी पत्नी जिद कर रही थी कि उसे मायके जाना है। दरअसल हमारे 2 बच्चे हैं और वे अपनी बुआ के घर पर हैं। मेरी पत्नी चाहती थी कि वह भी मायके जाकर कुछ समय बिताए, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह मायके जाए, क्योंकि अगर वह चली जाती तो मैं यहाँ अकेला पड़ जाता। इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। गुरुमूर्ति ने आगे कहा,
वह मेरी बात से नाराज़ हो गई और गुस्से में घर से निकल कर चली गई। मुझे लगा कि वह कुछ समय बाद शांत होकर लौट आएगी, लेकिन जब शाम हो गई और वह वापस नहीं लौटी तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की और हर जगह उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार क्या करूँ। जब माता पिता ने अपनी बेटी माधवी के बारे में सुना तो वे भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। जहाँ जहाँ माधवी का उठना बैठना और बातचीत होती थी, वहाँ वहाँ जाकर लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन माधवी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार माता पिता अपने दामाद गुरुमूर्ति के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन मीर चौक पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी 35 वर्षीय बेटी माधवी 16 जनवरी 2025 की सुबह से लापता है और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। 18 जनवरी को जब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब गुरुमूर्ति से पूछताछ की गई और उसके बारे में जानकारी ली गई तो उसने बताया कि वह भारतीय सेना में 17 वर्षों तक सेवा कर चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों में तैनाती पाकर उसने देश की सेवा की। 2020 में वह नायब सूबेदार के पद से रिटायर हुआ। गुरुमूर्ति मूल रूप से प्रकाशम जिले का रहने वाला है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में नौकरी मिल गई, जो एक महत्वपूर्ण सरकारी विभाग है। वह वहां सुरक्षा विभाग में काम कर रहा था। गुरुमूर्ति ने पुलिस को वही कहानी बताई जो उसने सास ससुर को बताई थी। उसने कहा, पोंगल का पर्व चल रहा था, मेरी पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी। हमारे बच्चे अपनी बुआ के घर गए हुए थे। ऐसे में अगर मेरी पत्नी मायके चली जाती तो मैं घर पर अकेला पड़ जाता, इसलिए मैंने उसे जाने से मना कर दिया। वह गुस्सा होकर नाराज़ हो गई और घर से चली गई। वह मायके भी नहीं गई और न ही मेरे पास वापस आई। कहाँ गई ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। 18 जनवरी को FIR दर्ज हो गई, लेकिन दिन पर दिन बीतते गए। 18, 19, 20, 21, 22 जनवरी तक लगातार माधवी की तलाश की गई। हर जगह उसकी खोजबीन जारी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 22 जनवरी 2025 को जब पुलिस ने गुरुमूर्ति से फिर से पूछताछ की तो पाया गया कि उसकी बातों में हर बार बदलाव हो रहा था। पहले दिन उसने कुछ और कहा, दूसरे दिन कुछ और तीसरे दिन एक अलग ही कहानी बताई। चूंकि गुरुमूर्ति DRDO जैसे महत्वपूर्ण विभाग में काम करता था, जहां बड़े अधिकारियों की भी जांच होती है, इसलिए पुलिस उससे उतनी सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही थी। पुलिस ने जितनी तेजी से शुरुआत में कार्रवाई करनी चाहिए थी, उतनी गंभीरता से यह मामला नहीं लिया। चूंकि गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद से रिटायर हो चुका था, इसलिए पुलिस उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। लेकिन जब उसकी अलग अलग बयानबाजी और संदेहास्पद रवैया उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। सख्ती बढ़ने पर गुरुमूर्ति ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों का सामना नहीं कर सका। उसने पुलिस को अपने घर ले जाने का प्रस्ताव दिया। दरअसल पुलिस ने उसके घर के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली थी। फुटेज में साफ देखा गया कि माधवी घर के अंदर जाती है, लेकिन बाहर निकलती नहीं। यह देखकर पुलिस ने घर का हर कोना खंगाल डाला, लेकिन माधवी का कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछा तो वह पहले पुलिस को बाथरूम में ले गया। उसने कहा, साहब वह यहाँ तक आई थी, फिर यहाँ से सीधा किचन चली गई। किचन में एक बड़ा सा कुकर रखा हुआ था। उसने कुकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं से वह बाहर चली गई। गुरुमूर्ति की यह बात सुनकर पुलिस को लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पुलिस ने उससे बार बार पूछा कि वह क्या कह रहा है, लेकिन गुरुमूर्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा वह नाराज थी। नाराज होकर बाथरूम गई, फिर किचन और यहीं से बाहर चली गई। पुलिस को यह कहानी बेतुकी लगी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ जारी रखी गई तो गुरुमूर्ति ने घटना का असली सच बताया। उसने कहा, 16 जनवरी 2025 की सुबह की बात है। मेरी पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर हमारी कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। गुरुमूर्ति ने आगे बताया, धक्का देने पर उसका सिर दीवार से टकरा गया और वह जमीन पर गिर गई। मुझे लगा कि वह बहाना कर रही है, इसलिए मैं वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो वह बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी।
मैंने सोचा कि वह नाराज होकर नाटक कर रही है। मैंने उसे वहां ही छोड़ दिया और वापस चला गया। करीब 1-2 घंटे बाद जब मैं फिर से वहां पहुंचा तो देखा कि वह उसी स्थिति में पड़ी हुई थी। जब मैंने उसकी नब्ज टटोलने और सांसें जांचने की कोशिश की तो पता चला कि वह मर चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। उसे डर था कि अगर यह बात बाहर जाएगी तो हर कोई यही कहेगा कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। हालांकि शुरुआत में यह एक हादसा लग रहा था, लेकिन अब स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी थी। वह सोचने लगा कि अगर उसने पत्नी की लाश को ठिकाने नहीं लगाया तो उस पर हत्या का आरोप लग जाएगा। हालांकि उसकी पत्नी से पिछले 5 सालों से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते थे, जिससे वह मानसिक रूप से थक चुका था। एक तरफ वह इस हादसे को लेकर परेशान था, तो दूसरी तरफ उसके दिमाग में यह ख्याल भी आ रहा था कि अब वह इन झगड़ों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। गुरुमूर्ति ने सोचा कि अगर वह अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगा देगा तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह अपनी पत्नी के शव को उठाकर बाथरूम में ले गया। वहां उसने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने उन टुकड़ों को घर में रखे बड़े बर्तनों और कुकर में उबालना शुरू कर दिया। वह इस बात से डर रहा था कि अगर शरीर के टुकड़ों से दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों को शक हो सकता है। इसलिए उसने यह प्रक्रिया लगातार 92 घंटे तक जारी रखी। अपनी पत्नी की हड्डियों को मूसल से कूटा और मिक्सर मशीन में पीसकर पाउडर जैसा बना दिया। इस सब के बाद उसने एक और योजना बनाई। उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक झील थी जिसका नाम झिल्ली लागुड़े था। यह झील गहरी और बड़ी थी। 72 घंटे तक शव को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसने उन टुकड़ों को झील में ले जाकर गहराई में फेंक दिया। झील से लौटने के बाद उसने अपने घर के हर कोने को पूरी तरह साफ किया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि फोरेंसिक टीम या डॉग स्क्वाड को कोई सबूत न मिले। जब उसकी सास और ससुर घर आए तब तक वह घर को पूरी तरह साफ कर चुका था। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरी घटना की कहानी सुनी तो तुरंत फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया। पुलिस ने घर की हर एक जगह का गहराई से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया तो घर के हर एक हिस्से को बारीकी से जांचा गया। डॉग स्क्वाड ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में यहां हत्या हुई है, क्या शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, क्या मिक्सर का इस्तेमाल हुआ है या कुकर में कुछ उबाला गया है। लेकिन घर के अंदर और झील के पास से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। गुरुमूर्ति ने पुलिस को यह कहानी सुनाई थी कि उसने अपनी पत्नी के शव के टुकड़े किए और उन्हें कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। पुलिस ने झील की जांच की, जो आकार में काफी बड़ी थी। उसने दावा किया कि उसने हड्डियों को पीसकर झील में फेंका था और यह भी कहा कि झील में मछलियां होने के कारण वे टुकड़े शायद खा लिए गए होंगे। फोरेंसिक टीम ने झील और घर दोनों जगह से सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे खाली हाथ लौटे। घर से कोई ऐसे ठोस निशान नहीं मिले जो गुरुमूर्ति की कहानी को साबित कर सकें। 24 जनवरी 2025 तक पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जो साबित कर सके कि गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके टुकड़े किए और उन्हें झील में फेंका। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में दिखा कि पत्नी घर के अंदर जाती है लेकिन बाहर निकलती हुई नजर नहीं आती। पुलिस ने यह संभावना भी देखी कि क्या वह अपनी मर्जी से छिपकर बाहर गई होगी, लेकिन यह बात भी संदेहास्पद थी कि अगर वह अपनी मर्जी से बाहर जाती तो छिपने की जरूरत क्यों पड़ती। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन जब तक महिला की लाश या उससे जुड़े ठोस सबूत नहीं मिलते तब तक यह मामला अदालत में नहीं टिक पाएगा। जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से कहा, हम गुरुमूर्ति के बयानों को अभी पूरी तरह सच नहीं मान रहे हैं, लेकिन मामले की जांच गहराई से की जा रही है। यह मामला अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस को यकीन है कि इस गुत्थी को जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अगर महिला से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला तो यह मामला अधूरा रह सकता है। साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यह दिखाना है कि कैसे गुस्सा, तनाव और रिश्तों में संवाद की कमी किसी को अपराधी बना सकती है। गुरुमूर्ति जैसे व्यक्ति, जिसने 17 साल तक भारतीय सेना की सेवा की और वर्तमान में डीआरडीओ में काम कर रहा था, ऐसा क्रूर कदम उठा सकता है, यह सोच पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें लगातार वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों, हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।